नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है सास की संपत्ति। माँ, कब तक आप ऐसे ही पापा की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रहेंगी? जो हुआ उसे भूल जाइए ना। डॉक्टर ने आपको ज्यादा टेंशन लेने से मना किया है और देखो, अभी आपका ऑपरेशन हुआ है। इसलिए आप ज्यादा देर तक मत बैठिए। लीजिए, खाना खा लीजिए। रात से आपने कुछ नहीं खाया है और दवाई लेकर आराम करिए। पल्लवी अपनी माँ देवंती जी के आंसू पोंछते हुए बोली। देवंती जी बोली, बेटा, तो इस बुढ़िया को कहीं छोड़ क्यों नहीं आती है? कब तक मेरा बोझ अपने कंधों पर उठाती रहेगी? खबरदार माँ, जो आपको आपने बोझ कहा तो। अरे, जब बचपन में माँ अपने बच्चों को कभी असहाय या बोझ नहीं समझती, तो मैं आपको बोझ समझकर कहाँ छोड़ आऊं? पर बेटा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे कारण तुझे यहाँ कितने ताने सुनने को मिलते हैं। तेरी खुशियाँ मेरे कारण कम होती जा रही हैं। माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता क्यों करती हैं? चलिए, अब आप खाना खा लीजिए। पल्लवी माँ को खाना देकर और दवाइयाँ पास रखकर बोली, अच्छा माँ, मैं बाजार से कुछ सब्जियाँ ले आऊं, वरना ज्यादा धूप हो जाएगी। और आपकी उधर से रिपोर्ट भी लेते आऊंगी। हाँ बेटा। पल्लवी ने देवंती जी के आंसू पोंछकर वहां से चली गई। पल्लवी के जाते ही कामिनी जी दन दनाते हुए उनके कमरे में आई और देवंती जी के हाथ से खाने की प्लेट छीनते हुए बोली, शर्म नहीं आती बुढ़िया, अपनी ही बेटी के घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए? अरे, हमने क्या यहाँ सरकारी अस्पताल खोल रखा है? इतना कहकर कामिनी जी ने देवंती जी का सामान उठाया और घर के बाहर फेंक दिया और देवंती जी का हाथ पकड़कर धकेलते हुए घर से बाहर ले जाने लगी। तो देवंती जी कामिनी जी के पैरों को पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहन जी, ऐसा मत करिए। इस मजबूर लाचार माँ के साथ मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी? एक बार ठीक हो जाऊं तो खुद यहाँ से चली जाऊंगी। देवंती जी दर्द के कारण बिलबिला रही थी और कामिनी जी को उन पर बिल्कुल दया नहीं आई और उन्हें खचेड़ते हुए घर से बाहर निकाल रही थी कि तभी अचानक पल्लवी ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। बेटी को सामने देखकर देवंती जी किसी डरे हुए बच्चे की तरह पल्लवी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पल्लवी चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, शर्म नहीं आती आपको मेरी माँ के साथ ऐसा करते हुए? अरे, अभी 2 दिन पहले ही मौत के मुंह से बचकर आई हैं। दया नाम की चीज है आपके अंदर या नहीं? अभी तो आप कुछ दिन पहले तक मेरी माँ के आगे पीछे नाच रही थी। अपना सब कुछ वह अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम लोगों पर कुर्बान कर चुकी हैं। मेरी माँ अब मेरी जिम्मेदारी है और वह अपनी बेटी के घर में है। खबरदार, अगर दोबारा मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो, वरना तुम लोगों का वह हाल करूंगी जिसका तुमने अंदाजा भी नहीं किया होगा। पल्लवी, तुम यह माँ से कैसी बात कर रही हो? बेटे को देखते ही कामिनी जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देख लो बेटा, माँ बेटी मिलकर मुझ विधवा बेचारी पर क्या अत्याचार कर रही है। इतनी सर्दी में बहू अपनी माँ के साथ मिलकर मुझसे पूरे दिन इतना काम करवाती हैं कि मेरे हाथ पैर सूज गए हैं। यह सुनते ही सुधीर का खून खोल उठा और पल्लवी पर हाथ उठाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो तू मेरी माँ पर अत्याचार करती हो और ऊपर से इस बोझ को लाकर मेरे घर में पटक दिया है। यह सुनते ही आज पल्लवी से बर्दाश्त न हुआ और उसमें
ना जाने कहाँ से इतना साहस आ गया कि सुधीर का हाथ ऊपर उठने से पहले ही पल्लवी ने 2 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए। खबरदार, जो मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो, वरना तुम लोग भी अच्छे से जानते हो कि मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगी। पल्लवी का ऐसा रूप देखकर कामिनी जी और सुधीर एकदम से सकते में आ गए कि सब कुछ चुपचाप सहने वाली आज पल्लवी के अंदर इतना साहस कहाँ से आ गया। पल्लवी ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और उन्हें अंदर कमरे में ले जाते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ मेरी माँ को इस घर में रहने से कौन रोकता है। पल्लवी की बातें सुनकर कामिनी जी और सुधीर की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि वह अपनी माँ के लिए इस तरह का रूप धारण कर लेंगी। पल्लवी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अभी कुछ दिन पहले ही उसके पापा का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो सुधीर ने ही उसे अपनी माँ को यहाँ लाने के लिए बोला था। एक दिन सुधीर बोला, मम्मी जी, अब आप इतने बड़े घर में अकेली रहकर क्या करेंगी? मैं तो कहता हूँ इस घर को हम किराए पर लगा देते हैं और पीछे से जो आपने छोटे छोटे 2 कमरे बनवा रखे हैं, आप उसमें रहो। वैसे भी इतने बड़े घर की साफ सफाई अब आपकी बस की नहीं है। और मैं यह क्या सुन रहा हूँ कि आप सारे फैसले लेने का अधिकार पल्लवी पर छोड़ दिए हैं। आपको लगता है वह पैसों और संपत्ति का फैसला ले सकेंगी? वह खुद मुझ पर निर्भर है, फिर आपके लिए क्या ही कर पाएंगी। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। सुधीर अपनी सास देवंती जी से कहता है। देवंती जी बोली, मेहमान जी, मैं जानती हूँ आप बहुत समझदार हैं, पर मेरी बेटी को नासमझ मत कहिए। उसके पापा कहा करते थे कि वह मेरी बेटी नहीं, बेटा है। तो अब तो हमारा जो कुछ है उसका ही है और उसे ही सब संभालना है, वरना समाज और रिश्तेदार 4 बातें बनाएंगे कि दामाद को घर जमाई बनाना चाहती हैं। सुधीर को अपनी सास की यह बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पल्लवी अकेली संतान थी, तो सुधीर की नजर हमेशा ससुराल की संपत्ति पर होती थी। जैसे ही देवंती जी हाथ मुंह धोने के लिए अंदर गई, सुधीर पल्लवी से बोला, अब यह आई है तो मेरा खर्चा मत बढ़ाना। बेहतर होगा अपनी माँ से घर के काम करवाओ और काम वाली को 1 महीने के लिए निकाल दो। मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ को मुफ्त में बैठाकर खिलाऊं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। पल्लवी सोचने लगी, एक मर्द अपने माता पिता को अपने साथ रख सकता है, वह उन्हें बोझ नहीं लगता, परंतु अपनी बूढ़ी सास उसे बोझ लगने लगती है, जबकि उसकी बेटी इस घर में नौकरों की तरह दिन रात काम करती हैं। अगले दिन देवंती जी सुबह बैठकर चाय पी रही थी, तो पल्लवी की सास कामिनी जी बोली, अरे वाह समधन जी, आज तक हमें तो बहू ने इतनी चाय नहीं दी। माँ, क्या आई घर के नियम ही बदल गए? देवंती जी बोली, अरे नहीं बहन जी, वह तो कल भी आपको ही ढूंढ रही थी, पर शायद आप किसी से फोन पर बात कर रही थी, तो उसने मुझे चाय दे दी। कामिनी जी बोली, तो थोड़ा इंतजार कर लेती, इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। अरे, मेरा बेटा कमाता है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, बहू क्या यह बात नहीं जानती? चलिए छोड़िए, आप तो बस आराम से चाय पीजिए। वैसे भी सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे के कंधों पर जो आ गई है। कामिनी जी सुनाते हुए वहां से निकल गई। 2-4 दिन ही बीते थे। जैसे ही सुधीर के आने का वक्त होता, वह अपने पैरों को दबाने लगती। सुधीर बोला, क्या बात है माँ, आपके पैरों में दर्द है क्या? कामिनी जी बोली,
अब क्या बताऊं बेटा, घर में लोग बढ़ रहे हैं तो काम भी तो बढ़ रहा है। अब अकेली बहू क्या क्या करेगी। तो ऊपर से कपड़े लाना, झाड़ू लगाना और सब्जी काटना, यह सब मैं कर देती हूँ। जाओ, तुम हाथ पैर धो लो, कम से कम तुम्हें तो आराम मिले। मेरा क्या है। सुधीर को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि पल्लवी उसकी माँ का ध्यान नहीं रख रही है। अगले दिन रविवार था। कल भी सब्जी भाजी लाने के लिए बाजार गई तो सुधीर ने देवंती जी से कहा, मम्मी जी, आप तो बैठी रहती हैं, क्यों नहीं आंगन में झाड़ू पोछा कर लेती हैं। और हाँ मम्मी जी, क्या आप मेरी एक और मदद करेंगी। देवंती जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ दामाद जी, कहिए ना। सुधीर ने अपने कुछ कपड़े लाकर उनके सामने रख दिए और बोला, यह मेरे कपड़े हैं, थोड़ा अच्छे से धोकर चमका दीजिए। आजकल धोबी बहुत पैसे ले रहा है। मैं एक अकेला कमाने वाला हूँ और घर में खाने वाले 5-5 जन हो गए हैं। सोचिए मेरी क्या हालत हो जाएगी। इतना कहकर वहां से चला गया। दूर बैठी कामिनी जी मुस्कुरा रही थी। देवंती जी ने पहले आंगन में झाड़ू किया, फिर दामाद के कपड़े धोने के लिए नल के पास बैठ गई। वहीं दूर दामाद और उसकी माँ टांग पर टांग किए चाय के मजे ले रहे थे। तभी पल्लवी सब्जी लेकर अंदर आई। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? और आपको किसने कहा उनके कपड़े धोने के लिए? चलिए उठिए, उठिए यहाँ से। आपको पता है ना, आपकी कमर का ऑपरेशन हुआ है। आप इतना नीचे कैसे बैठ सकती हैं। पल्लवी ने माँ को सहारा दिया और उन्हें वहां से उठाया। देवंती जी बोली, अरे बेटा, ज्यादा कपड़े नहीं हैं, बस थोड़े से ही कपड़े हैं। पल्लवी बोली, नहीं माँ, आप यह काम नहीं करेंगी। और यह क्या, आज काम वाली जल्दी आ गई क्या? आंगन में झाड़ू भी लग गया है। तभी कामिनी जी हंसकर बोली, अरे बहू, काम वाली नहीं आई है, पर मुझे नहीं लगता अब उसकी जरूरत भी है। क्यों समधन जी? पल्लवी ने कहा। माँ जी, यह क्या कह रही हैं? कामिनी जी बोली, अरे, मेरे कहने का मतलब यह था कि समधन जी को बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने झाड़ू लगा दिया। और अपने दामाद के कपड़े धोना क्या बुरी बात होती है? इसी बहाने तुम्हारी मदद हो जाएगी। पल्लवी बोली, माँ जी, मेरी माँ इस घर में मेहमान है, और जहाँ तक मदद की बात है, आप मेरी मदद कभी क्यों नहीं कर देती। यह घर तो आपका भी है। इतना कहते हुए वह अपनी माँ को लेकर उनके कमरे में चली गई। कामिनी जी सुधीर के पास रोकर बोली, देख रहे हो बेटा, अपनी माँ के सामने तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की कितनी बेइज्जती कर रही है। पल्लवी सब्जी लेकर रसोई में जाने लगी। सुधीर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? और सुनो, अगर तुम्हारी माँ यहाँ रहती है तो उनको यह सब काम करना ही होगा, वरना इस घर में रोटी नहीं मिलेगी। पल्लवी बेचारी मन महसूस कर रह गई। अगले दिन पड़ोस में कोई फंक्शन था तो कामिनी जी जबरदस्ती देवंती जी को भी साथ ले गई। देवंती जी बेचारी गांव से थी तो सभी की नजरें उन्हें ही निहार रही थी। देवंती जी यह सब देखकर बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। सारी औरतें जब डांस करके थक गई तो कामिनी जी ने देवंती जी को नाचने के लिए खड़ा कर दिया। देवंती जी को भी बचपन से ही नाचने का शौक था। उस समय ऐसे डांस नहीं होते थे जैसे आजकल सब प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। देवंती जी बेचारी वहीं अपने पुराने तरीके से नाच रही थी, तो सभी औरतें उनका मजाक उड़ाकर उन पर हंस रही थी। ऊपर से उनकी साड़ी भी मेली कुचेली थी। यह सब देखकर देवंती जी की आंखें भर आई, लेकिन बेटी परेशान ना हो इसलिए उन्होंने घर जाकर कुछ नहीं कहा। एक दिन पल्लवी अपनी माँ की ऐसी फटी हुई साड़ी देखकर
सुधीर से बोली, सुधीर, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। बेचारी मेरी माँ के पास साड़ी भी नहीं रही। दवाई लेने जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। सुधीर चिल्लाता हुआ बोला, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे पास कोई पैसों का खजाना है जो मैं तुम्हारी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करता रहूंगा? इस घर में रह रही हैं, यह क्या कम है? सुधीर की बातें सुनकर पल्लवी की आंखें भर आई। वह बहुत दुविधा में थी। एक तरफ अकेली माँ और दूसरी तरफ उसका परिवार जो उसे समझने को तैयार नहीं था। रात के 2 बज चुके थे। पल्लवी की आंखों में नींद नहीं थी। मन बहुत उदास था। एक बार पलटकर उसने सुधीर को देखा तो वह बड़ी सुकून भरी नींद ले रहा था। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर आया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा वह पल्लवी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। पर अब वही बात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। क्या उस घर में उसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसे जैसा चाहा उसे वैसा चलाया, और अब उसे और उसकी माँ को भी अपने साँचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब बातों में पति का योगदान सबसे ज्यादा हो रहा था, जिस बात से वह बहुत दुखी थी। दरअसल अभी 1 महीने पहले पल्लवी के पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं था, तो उन्हें वह अपने घर ले आई थी। पल्लवी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप थे जो बेटी को बेटे से कम नहीं समझते थे। पिता की मृत्यु के बाद अब पल्लवी को कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आई थी। 2-3 दिन बाद देवंती जी ने अपने घर जाने की बात छेड़ी, तो पल्लवी ने भी वही सही समझा और अपनी माँ को मायके छोड़ आई। देवंती जी के जाने से सुधीर और कामिनी जी बहुत नाराज थे, पर पल्लवी माँ को अपने ससुराल में नहीं रखना चाहती थी। कारण, जब उसके बेटे ने जन्म लिया था तभी उसकी माँ उसके पास 1 महीने के लिए आई थी। उस समय भी पति और सास ने उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी देवंती जी सुबह से रात तक काम में लगी रहती, पर मजाल है कि दोनों माँ बेटों में से कोई उनकी तनिक भी मदद कर दे। और आज भी उनका वही रवैया था। जैसे जैसे समय बीतने लगा, पल्लवी को माँ के लिए चिंता होती थी। वहीं सुधीर को कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो दिन रात यही बातें करता था कि तुम अपनी माँ की प्रॉपर्टी का क्या करना चाहती हो, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि माँ ने पूरा फैसला पल्लवी पर छोड़ दिया है। पल्लवी हैरान थी कि ससुराल में तो उसे कभी किसी निर्णय के लिए आजादी नहीं दी गई। आज मायके में अगर उसे कुछ फैसला लेना है, तभी सुधीर उसमें हस्तक्षेप कर रहा है और अपने हिसाब से पल्लवी को चलाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन सुधीर पल्लवी से बोला, अपनी माँ से कहो कि अपनी प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम की जगह मेरा नाम कर दे। मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे भी अब वह अकेली क्या कर लेंगी? किसी न किसी के सहारे की उनको तो जरूरत पड़ेगी। और तुम तो औरत हो, उनकी क्या ही देखभाल करोगी? बेहतर है मेरा नाम रहेगा तो रिश्तेदार डरे रहेंगे। पल्लवी का मन नहीं माना। जो इंसान अपनी पत्नी के हाथ में खर्च देने से पहले 10 बार सवाल करता है, 10 बातें सुनाता है, वह उसकी माँ का खर्च उठाएगा। वह भी तब जब अपनी माँ के सामने वह अपनी सास को कोई सम्मान नहीं देता। वह इसलिए कि दामाद को सास की नहीं, संपत्ति की पड़ी थी। एक दिन कामिनी जी ने सुधीर से कहा, बेटा, जितनी जल्दी हो सके अपने ससुराल की संपत्ति अपने नाम करवा लो, वरना कौन जानता है तुम्हारी सास के मन में कुछ और आ जाए
और अगर यहाँ रखना चाहते हो तो रख लो। हाँ, बस काम वाली को घर से निकलवाओ, कुछ तो काम आएगी। इतना कहकर माँ बेटे हंसने लगे। पल्लवी ने उनकी सारी बातें सुन ली। पल्लवी वहां आई और बोली, एक बात बताइए सुधीर, आपकी माँ ने अपनी सारी जायदाद क्या आपके नाम कर दी है? नहीं, क्यों? पल्लवी बोली, फिर भी देखिए, आप खुशी खुशी उनका खर्चा उठा रहे हैं। भैया भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, सारा खर्चा आपके सर पर है, पर आप उफ तक नहीं करते हैं। आज मेरे पापा क्या चले गए, आज मेरी माँ को इस घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। छी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना पति कहने पर। इतना कहकर वहां से चली गई। अगले दिन रसोई में कामिनी जी ने फिर वही बात उठाई तो पल्लवी ने अपने मन की बात कही। तो कामिनी जी बोली, क्या गलत कह रहा है मेरा बेटा? मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्च क्यों उठाएगा? बेचारे को कोल्हू का बेल समझ रखा है क्या? पल्लवी बोली, माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हैं, वैसे ही मेरी माँ भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। कामिनी जी बोली, देखो बहू, तू मेरी बराबरी अपनी माँ से मत करो। मैं सुधीर को जन्म दिया है, मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है। तो क्या तुम्हें यह देखकर जलन हो रही है? इतना ही सेवा करवाने का शौक था, तुम्हारी माँ ने एक बेटा क्यों नहीं पैदा किया? और वैसे भी अकेली औरत को क्या पता चलेगा कि किस तरह से फैसला लेना चाहिए? तुम्हारे पापा तो रहे नहीं, अब वह निर्णय सुधीर ही लेगा ना। पल्लवी अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। वह बोली, मम्मी जी, मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं, इसलिए आप यह सब कह रहे हैं। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमजोर, ऐसा कहाँ लिखा है? मैं भी तो दूसरे घर से आई हूँ और आपकी सेवा कर रही हूँ, जबकि मेरी माँ नहीं, सास है। फिर भी आपका बेटा अपनी सास की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकता? पल्लवी ने अपने मन में कुछ निर्णय लिया और वहां से निकल गई। उस रात पल्लवी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। खाना खाने के बाद उसने ज्यादा कुछ किसी से बात नहीं की और चुपचाप सो गई। अगले दिन पल्लवी के एक रिश्तेदार ने फोन किया और बोले, बेटा पल्लवी, अपनी माँ के बारे में कुछ सोचो। बेचारी पूरे दिन अकेली रहती है, इतना बड़ा घर है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तुम्हें जल्दी ही कुछ फैसला लेना होगा। पल्लवी बोली, जी चाचा जी, मैंने फैसला ले लिया है और बहुत जल्दी उस पर अमल करूंगी। मैं आज ही माँ के घर जाऊंगी। इतना कहकर वह फटाफट सारा काम करने लगी। कामिनी जी पल्लवी की फुर्ती देखकर बेटे से बोली, क्या बात है, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही है। सुधीर ने माँ से कहा, धैर्य रखो, मैं अभी उसे पूछता हूँ। बिना हमारी मर्जी कहीं नहीं जा सकती। पल्लवी, तुम क्या कहीं जा रही हो जो इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही हो? पल्लवी बोली, हाँ, आज माँ के पास जा रही हूँ। सुधीर बोला, क्या? तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं और अब मैं पूछ रहा हूँ तो बता रही हो। पल्लवी बोली, हाँ, आज पड़ोस के चाचा जी का फोन आया था, सोच रही हूँ कि वहां का घर बेच दूं। सुधीर की आंखों में चमक आ गई। इससे पहले कि वह कुछ कहता, पल्लवी बोली, सोच रही हूँ कि वहां की प्रॉपर्टी बेचकर यह माँ के नाम से एक छोटा सा घर ले लेती हूँ और बाकी के पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। माँ के खर्चों में काम आ जाएंगे और माँ पास में रहेंगी तो मैं भी उन्हें आसानी से दिन में जाकर संभाल लूंगी। दोनों घर पास रहेंगे तो मैं चिंता मुक्त रहूंगी। आखिर यह जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। सुधीर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रही हो? देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम आजकल। मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी माँ को कहो कि प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम की जगह मेरा नाम डाल दे।
अच्छे से बोलने से क्या तुम्हारे दिमाग में बात नहीं समझ आती है? और ले आओ अपनी माँ को यहाँ रहने के लिए। पीछे सर्वेंट क्वार्टर खाली हैं, उसमें रह लेंगी। क्यों माँ? सुधीर ने कामिनी जी से कहा। कामिनी जी बोली, हाँ और नहीं तो क्या, फालतू में वह सर्वेंट क्वार्टर खाली है। और वैसे भी समधन जी यहाँ रहेंगी तो बेटी की मदद कर देंगी, 2 पैसे तुम्हारे ही बच जाएंगे। बहू देख लो, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। पल्लवी बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों माँ बेटों का, जो आपने मेरी माँ के बारे में इतना सोचा। और एक बात बताइए सुधीर, मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैं कभी ससुराल की किसी भी बात में हस्तक्षेप नहीं करती या ना कभी बोलती हूँ। कभी किसी निर्णय में आप लोगों ने मुझे नहीं पूछा और ना ही मुझे साथ में लिया। यह तो मेरे मायके से संबंधित फैसला है और वह मैं ले सकती हूँ। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में तो सोचने की जिम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी करने को तैयार हो जाएंगे और वह मुझे मंजूर नहीं। आजकल की दुनिया में दामाद को सास की नहीं बल्कि उसकी संपत्ति की पड़ी होती है, और यह मैं अपनी माँ के साथ होने नहीं दूंगी। कामिनी जी बोली, बहू अपनी माँ के लिए तुम हम लोगों से लड़ने को तैयार हो, शर्म नहीं आती? पल्लवी बोली, शर्म तो आती है, पर इस बात से कि एक औरत होकर भी आप दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही हैं। सोचिए, अगर मैं बुरी बहू होती और आपके साथ ऐसा व्यवहार करती तो आपको कैसा महसूस होता? देखिए माँ जी, कल आपने ही तो मुझे यह रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है वह तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि आपका बेटा सिर्फ कमाता है, पर इस मकान को घर मैं बनाती हूँ। और अगर मेरे फैसले में किसी ने हस्तक्षेप किया तो मैं अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के साथ रहने चली जाऊंगी। इतना कहकर पल्लवी वहां से चली गई। जब देवंती जी को इस विषय में पता चला तो उन्होंने बेटी को समझाने की कोशिश की। पल्लवी ने कहा, नहीं माँ, बेटी की माँ हर बार क्यों सब कुछ सहेगी? अरे मैं कहती हूँ कोई भी माँ क्यों सहेगी? जब मैं अपनी सास को सम्मान से 2 रोटी बनाकर खिला सकती हूँ तो क्या आपको नहीं? अगर उनका बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार करता तो उन्हें कैसा महसूस होता? उन्हें तो अपने बेटे को समझाना चाहिए कि तुम अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करो, पर उल्टा उनका साथ दे रही हैं। वह दिन दूर नहीं होगा जब सुधीर पैसों की लालच में अपनी माँ को एक दिन वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। फिर सोचिए मैं क्या कर पाऊंगी? देवंती जी ने कहा, पर बेटा वह लोग नाराज रहेंगे। पल्लवी बोली, जानती हूँ नाराज रहेंगे तो नाराज रहने दो। उनकी नाराजगी के चलते मैं अपनी माँ को दर दर की मोहताज नहीं होने दूंगी। अपने पिता के मकान को बेचकर अपने घर के सामने एक छोटा सा मकान लिया है, और वह मकान माँ के नाम से लिया है। पर देवंती जी ने मकान के कागज पर नॉमिनी में पल्लवी का नाम डाला। आस पड़ोस के लोग जब कामिनी जी को यही कहते कि आपकी बहू बहुत समझदार है, जो अपनी माँ के लिए इतना कर सकती हैं, सोचिए अपनी सास के लिए क्या नहीं करेंगी। आज की बहुएं तो अकेली सास को काम वाली बना देती हैं या फिर वृद्धाश्रम छोड़ आती हैं। आप भागो वाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली है। लेकिन कामिनी जी ने अपने घमंड में पल्लवी की तारीफ सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। एक दिन पल्लवी नौकरी के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। 8 दिन बाद लौट कर आ रही थी। पल्लवी बहुत खुश थी कि अब वह अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी कर पाएंगी। गाड़ी में बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी उसने देखा एक औरत गाड़ी में चढ़ी और सबके आगे हाथ फैलाकर बोल रही थी, बेटा 10 रुपए दे दो, बहुत भूख लगी है। पल्लवी के कानों में जैसे ही यह आवाज पड़ी उसके होश उड़ गए। वह भागकर उस औरत के पास आई
तो देखा वह कोई और नहीं बल्कि देवंती जी थी। यह देखकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने माँ को गले से लगा लिया। जब माँ ने सारी बात बताई कि बेटा उन लोगों ने मुझे धोखे से सारे पैसे निकलवा लिए और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर जंगलों में छोड़ दिया। यह सुनकर पल्लवी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उधर कामिनी जी और सुधीर सोच रहे थे कि बुढ़िया को अब तक जंगल में जानवर खा गए होंगे। अभी दोनों खिलखिलाकर हंसी रहे थे और माँ बेटी घर लौट रही थी। तो वो घर पहुंचकर सामने का नजारा देख दोनों के पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने घने जंगल से कोई वापस कैसे आ सकता है। पल्लवी से आज बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खींचकर एक तमाचा सुधीर के गाल पर जड़ दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? बहू, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? क्या यही संस्कार हैं तुम्हारे? खबरदार मम्मी जी, अगर आप आज बीच में बोली तो मैं उम्र का लिहाज करके आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, वरना तुम लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा आज तुम लोगों को जरूर मिलेगी। पल्लवी ने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची तो पल्लवी ने कामिनी जी और सुधीर की सारी करतूत बताई। तो सब सुनकर पुलिस भी सकते में आ गई और दोनों को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगी। तो कामिनी जी पल्लवी के हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। पल्लवी बोली, आप लोगों ने जो गलती की है वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि यह घर अब मेरे नाम होना चाहिए। मेरी माँ के जितने भी पैसे हैं वह सब वापस करो और यह सब मेरे नाम करो। सुधीर माँ को 1000 बार मना करता रहा, लेकिन कामिनी जी बोली, तू चुप कर, मैं बुढ़ापे में अपनी दुर्दशा नहीं करवाना चाहती। कामिनी जी ने पुलिस के डर से झट से साइन कर दिया और देवंती जी के सारे पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए। तो पल्लवी खुशी से अपनी माँ को दूसरे वाले घर में लेकर रहने लगी। जब कामिनी की उम्र के कारण हाथ पैरों से लाचार हो गई और आस पड़ोस के लोग बोलते कि पल्लवी होती तो ऐसा हाल नहीं होता, उस दिन कामिनी जी को एहसास हुआ कि अच्छी बहू मिली थी, पर मैंने उसकी कद्र नहीं कर पाई। सच ही तो है, आज के समय में बेटे बहू माँ बाप के साथ जो करते हैं, कम से कम पल्लवी उनके साथ वह तो नहीं कर रही थी। दोनों सर झुकाए देवंती जी से माफी मांगने पहुंचे। देवंती जी ने यह सोचकर माफ कर दिया कि मेरे कारण बेटी की गृहस्थी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह आज है कल नहीं। जब सुधीर देवंती जी के पास जाता है तो देवंती जी बेटे की तरह उसका ध्यान रखती हैं। पल्लवी सुधीर से बोली, देखा आपने, यही फर्क है आपकी माँ में और मेरी माँ में। आप दोनों मुझे काम वाली से ज्यादा नहीं समझते, पर मेरी माँ आपको पलकों पर बैठाए रखती हैं। सोचो, जो आप चाहते थे अगर लोगों को पता चल जाता तो लोग आपके बारे में क्या कहते, कि दामाद को अकेली सास की नहीं बल्कि उसकी संपत्ति की पड़ी है। सुधीर को अपनी भूल का एहसास हुआ तो पल्लवी अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि अपने बुढ़ापे का इंतजाम ऐसे करेगी ताकि आगे चलकर उसे पति या बेटे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू।